मेरे स्कूल के चौकीदार ने मुझे छट्टी में रोक लिया और कहा, अभी तुम्हें लेने कोई नहीं आया, तुम सामने वाली क्लास में जाकर बैठ जाओ। पसीने से मेरा बर्रा हाल था, मेरा यूनिफॉर्म भी जिस्म से चिपक गया था। मुझे वहां बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि जब अचानक की क्लास में दाखिल हुआ और दरवाजा बांध कर कि मेरा यूनिफॉर्म खींचने लगा, और जब मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरी जान उन्हें निकल गई। वो तो स्कूल की छुट्टी हुए काफी देर हो गई थी। सभी बच्चे तकरीबन जा चुके थे, स्कूल की सब उस्तानियां भी एक एक करके चली गई थी। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे लेने अभी तक कोई नहीं आया था। उमूमन मेरी माँ या भाई मुझे लेने आते थे। धूप में खड़े खड़े मुझे चक्कर आने लगे थे। मैंने स्कूल के चौकीदार से पूछा कि मुझे लेने कोई नहीं आया, क्योंकि स्कूल का दरवाज़ा बंद होता था, और जिसके बाद चौकीदार ने कहा, नहीं, कोई नहीं आया। ये इलाका एक छोटा सा स्कूल था जिसमें सब इलाके के बच्चे आते थे। मैं नामी जमायत की तलबा थी। मेरी उम्र 14 साल थी। मैंने अभी जवानी में कदम रखा ही था, और मेरा सफ़ेद यूनिफॉर्म पसीने और गर्मी की वजह से मेरे जिस्म से चिपक कर मेरे जिस्म ख्वाया कर रहा था। मैं परेशान सी खड़ी थी। सभी बच्चे चले गए थे और मैडम ने चौकीदार की जिम्मेदारी पर मुझे छोड़ा और खुद भी चली गई। उन्हें किसी ज़रूरी काम से जाना था। मैंने परेशानी से चौकीदार से दोबारा पूछा कि मुझे लेने कोई नहीं आया, तो उसने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगा, तुम सामने वाली क्लास में बैठ जाओ। जैसे ही कोई तुम्हें लेने आता है मैं तुम्हें आवाज़ लगा दूंगा। मेरा बस्ता बहुत भारी हो रहा था और गर्मी भी शदीद थी, इसलिए मैं चौकीदार की बात मानकर क्लास में चली आई। एक सीट पर बस्ता रखा, मैंने पंखा चलाया और आंखें बंद करके बैठ गई। क्लास में नीम तरीकी थी, क्योंकि सारी ही खिड़कियां छुट्टी हो जाने के बाद बंद हो जाती थी। बस दरवाजे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। आज स्कूल में मेरा टीज था, इसलिए मैं रात देर से सोई थी और सुबह भी जल्दी जाग गई थी। अब मुझे कुछ सुकून मिला तो नींद मेहरबान होने लगी। अचानक ही कमरे का दरवाजा बांधने की आवाज पर मेरी आंख खुली तो कमरे में काफी अंधेरा हो चुका था। रोशनी आने का वहां जरिया बंद हो गया था। मुझे बस कोई लंबा चौड़ा वजूद अपने करीब आता महसूस हुआ और मेरी जान निकलने लगी। मैंने हकल आते हुए पूछा, कौन है? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही लम्हों में वो शख्स मेरे बहुत कि बदन तो लहो नहीं। इस शख्स ने आते ही मेरे यूनिफॉर्म को खींचा शुरू कर दिया और मेरे गर्बान के बटन खोलने लगा। मैंने मुज़ाहमत करनी चाही तो उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मैं कर्सी से फर्श पर मुंह के बल गिर पड़ी। एक थप्पड़ में ही मेरे सारे बल निकल गए। इस शख्स ने आगे बढ़कर मुझे बड़ी तरह खींचकर फर्श से उठाया और टेबल पर दिखा दे दिया। मैं सर से खून बहने लगा और मेरी गट्टी गट्टी सिसकों से क्लासरूम भूंजने लगा। न जाने मेरी माँ कहाँ रह गई थी। वो शख्स मेरे कान के करीब झुककर सरगोशी करने लगा कि इतना चस्ता यूनिफॉर्म पहनते नहीं, घबराती तो अब क्यों परेशान हो रही हो? पहले कितनों दिनों से मैं तुम्हें देख देख कर यूं ही आहें बढ़ रहा था, और मेरी किस्मत देखो, आज तुम मेरे हाथ लग गई हो। तुम्हारा ये चस्त जिस्म से चिपकता यूनिफॉर्म मेरे जज्बात के मथन ले रहा था। तुम्हारी गुलाब के कली की मांद खलती जवानी मुझे बेचैन कर रही थी। आज मैं खुद को सहराब कर लूंगा। उस शख्स के जमलों ने मुझे हिला के रख दिया था, जो ना जाने कब से मेरी ताक में था। मैंने तो कभी महसूस ही नहीं किया था कि मेरा यूनिफॉर्म बहुत चौस्त है। मुझे तो ऐसे ही कपड़े पसंद थे, इसलिए मैंने उम्मा से लड़क कर यूनिफॉर्म भी चौस्त सलवाया था। मैंने उठने की कोशिश की तो उसने मुझ पर काबू पा लिया। मैं बहुत मुश्किल से उससे उल्तजा की कि मुझे छोड़ दे। मुझ पर रहम खाए। मेरी बात सुनते ही उसका मकरो कह का सुनाटे में गूंज उठा, तुम जब अपनी जवानी के नुमाइश करती हो तब तुम्हें हम पर रहम नहीं आता कि हम किस तरह तुम्हें देखकर तड़पते हैं। आज मैं तुम पर रहम नहीं खा सकता। मेरे अंदर एक तूफान है जिसे मैं नहीं रोक सकता। और उसके बाद वो मुझ पर हावी होता चला गया। आने वाला एक लम्हा वो वाकई एक तूफान था जो मुझे डबा रहा था। मेरे लिए सांस लेना भी मुहाल हो रहा था। 1 घंटे तक वो मेरे साथ ज्यादती करता रहा। मेरे जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां उसने मुझे कोई निशान न दिया हो। और जब तक वो थक कर पीछे हटा तो अचानक उसको फोन गंगनाने लगा। मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी जैसे उसके चेहरे पर पड़ी तो उधर मेरी हालत ये देखकर मेरी जान निकल गई। वो मेरे लिए कोई अजनबी नहीं था, बल्कि मैं तो उसे अच्छे से जानती थी। उस
की बहुत इज्जत करती थी और उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। जाने से पहले उसने अपने फ़ोन से मेरी बहुत सी नाजिबा तस्वीर बनाई और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपनी ज़बान खोली तो वो बहुत आसानी से मेरे गले में बदनामी का तोक डालेगा। मैं अपनी जगह सुना हो गई। मुझे हिलने की भी कोई सकत नहीं रही थी। मैं बहुत मुश्किल से अपना हिलिया दरस्त करती उठती और उसने कहा कि स्कूल के पछली गली वाले दरवाजे से निकल जाओ और बोल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, अगर मेरा दोबारा दिल उसने मुझे धमकाते हुए अपना फ़ोन दिखाया तो मैं खौफ ज़्यादा हो गई। मैंने अपना बस्ता उठाया और लटखड़ाते कदमों से स्कूल के पछले गेट से निकलकर अपने घर के रास्ते पर चलने लगी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में मौजूद हर मर्द से मुझे गंसी महसूस हो रही थी। आज मुझे अपना चस्ता यूनिफॉर्म भी बहुत बुरा लग रहा था। मैं बार बार अपने दुपट्टे को अच्छी तरह ठीक करती। बस चली जा रही थी। 15 मिनट का रास्ता में ने गड़ते पड़ते आधे घंटे में तय किया था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो बाबी मुझे देखते ही गुस्सा होने लगी कि कहाँ रह गई थी उम्मा की तबीयत। अचानक ही बिगड़ गई और तेरा भाई उसे लेकर हंस अस्पताल गया है। स्कूल के चौकीदार को कहकर भी गया था कि रमचा से कहो कि खुद ही घर आ जाए, लेकिन तुम्हें तो होश, इसीलिए वो खुद भी मुझ पर बरसने लगी। उम्मा की तबीयत का सुनकर मैं मजीद परेशान हो गई। अच्छी बल्ली उम्मा को ना जाने किया हो गया था कमरे मैं आकर मैंने कपड़े तब्दील किए। भूख तो मिट्टी चुकी थी, मेरा जिस्म शदीद दिख रहा था। रोते रोते मैं बस्तर पर गिर गई, सो गई और जब आंख खुली तो जो खबर मुझे मिली उसने मेरी जिंदगी बदल दी। उम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही थी। शदीद गर्मी के बाद उनका सांस रख रहा था और जब तक भाई उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा तो उनकी तबीयत मजीद बिगड़ गई और शाम तक वो जिंदगी हार गई। मेरे लिए आज का दिन किसी क़ियामत से काम न था। न इज्जत बची थी, न माँ मैं कहाँ जाती, किसको अपना दिख सुनाती। मैं इम्मा के जनाजे पर तड़प तड़प के रोई थी। दोनों गमों के आंसू एक साथ मिलकर बिया रहे थे और वो लोग मुझे तस्लीम दे रहे थे। एक दर्द वो था जो लोगों को नजर आ रहा था, जबकि एक दर्द में अपने अंदर ही अंदर जील रही थी। मेरी माँ के इंतकाल को कुछ ही दिन गुजरे थे कि जब मेरी बाबी ने मेरे साथ बदतरीन सलूक शुरू कर दिया। घर के छोटे बड़े काम सब मुझसे करवाने लगे और मेरा स्कूल भी ख़त्म करवा दिया। स्कूल अब मैं खुद इस स्कूल में कदम नहीं रखना चाहती थी, लेकिन मेरे सिर पर हर वक्त एक ही खौफ सवार रहता कि वो शख्स अगर मेरी नाजाबा तस्वीर किसी को दिखा दे तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। कुछ दिन गुजरे के बाद जब मुझे अपनी तबीयत में तब्दीली महसूस होने लगी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और धीरे धीरे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे जिस्म में तो एक और जान पड़ रही है। मेरी बाबी का सलूक तो मेरे साथ वैसे ही बहुत ख़राब था। अगर उन्हें इस बारे में कुछ भी पता चलता तो वो मेरा हाल बुरा कर देती, लेकिन ये बात ज़्यादा अरसे तक तो छप नहीं सकती थी और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आने वाले तीसरे ही महीने में मेरी बाबी को पता चल गया और उसके बाद तो उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरा पूरा जिस्म नीलो नील हो गया। मेरा भाई जो कि पहले ही मुझसे दूर दूर रहता था अब तो पूरी तरह मुझसे खाइफ हो चुका था। उठते बैठते मुझे बाबी ताने मार दी और कहती कि माँ के मरते ही तो उन्हें अपनी असली हरकतें दिखाना शुरू कर दी। न जाने किसके साथ तेरी यारियां हैं और तो किससे मुलाकात करती है। वो बार बार पूछती कि बता इस बच्चे का बाप कौन है, और वो खौफ के मारे एक लफ्ज़ भी न कह पाती, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि अगर मैंने इस शख्स का नाम लिया तो फिर मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। एक दिन बाबी की अम्मा हमारे घर तशरीफ लाई तो बाबी ने उन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर न जाने उन्हें क्या हुआ कि वो अचानक कहने लगी कि अपने फवाद से उस की शादी कर देते हैं। फवाद का नाम सुनकर तो वो मेरी बाबी का एक 40 साला शराबी भाई था जिसे आज तक किसी ने अपनी बेटी नहीं दी थी। लोग तो इससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे और बाबी की माँ मौके का फ़ायदा उठाकर मेरी शादी उससे करवाना चाह रही थी। मैं किसी भी सूरत एक शराबी शख्स उनसे शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने दब्बे दब्बे लफ्ज़ों में जब इनकार करना चाहा तो मेरे भाई और बाबी ने मेरे खिलाफ खड़े हो गए और कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो इस शख्स को लेकर आज इसका गुना। बाई की बात सुनकर मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी। एक तरफ कौन था तो दूसरी तरफ खाई में रोते दौते
ना चाहते हुए भी फवाद से निकाह करने पर मजबूर हो गई और यूं मेरी बाबी ने मेरी शादी अपने 40 साला शराबी बाई से करवाकर मुझसे अपनी जान छड़वाली। सारे मोहल्ले वाले उस शादी पर हैरान थे क्योंकि मैं सिर्फ 14 बरस की थी और बाबी का बाई 40 साल का था। और जब यही बात लोगों ने मेरी बाबी से कही कि क्यों तुम एक अक्तीम और बेसहारा बच्ची पर इतना बड़ा जुल्म कर रही हो, बाबी ने रोकर सबको मेरे माँ बनने की खबर सुनाई और कहा कि अगर मैं उसकी अभी शादी न की तो ये ऐसे बच्चे को पैदा करेगी जिसके बाप का हमें इल्म नहीं और उसके बाद जो बदनामी हमें उठाने पड़ेगी इसका कोई कसूर भी नहीं कर सकता। ये सुनकर तो मोहल्ले वालों ने भी अपने कानों को हाथ लगा लिया कि माँ के मरते ही मैंने कैसा चांद चढ़ाया है। वो लोग जो कल तक मुझ से हमदर्दी कर रहे थे अब मुझ पर थोकने लगे थे। सादगी से मेरा निकाह करवा दिया गया और मैं रखसत होकर फवाद के घर आ गई। फवाद के कमरे में बैठे अभी मुझे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वो किसी खुले सांड की तरह कमरे में दाखिल हुआ और आते ही दरवाजे की कंडी लगा ली। वो आज भी पूरी तरह निश्चय की हालत में था। आते ही उसने मेरे साथ ऐसा ही शुरू करना कर दिया जैसा कि मैं एक बार पहले बगत चुकी थी, लेकिन इस बार फव्वाद किसी तरह रखने को तैयार नहीं था। इसके अंदर का जुनून बढ़ता ही जा रहा था और वो नशे की हालत में बरी तरह मेरे जिस्म को नोच रहा था। मैंने जो कपड़े पहन रखे थे वो पट गए थे। फवाद का बस नहीं चाह रहा था वो किसी भी तरह अपनी प्यास बुझा ले और उसी वजह से मेरे जज्बात को बरी तरह रौंदता जा रहा था।